अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। तो जनाब मैं अपना गर्मा गर्म चाय का कप पकड़ कर आ चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन भी आप लोगों का अच्छा गुजरेगा जिस तरह कल का गुजरा है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज भी एक ऐसे ही अहम मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जिसमें कुछ घरेलू किरदारों के हवाले से हम बात करेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जो हमारे मुआशरती किरदार होते हैं उनके मुतालिक भी, कि कैसे मुआशरे में औरत को उसकी शनाख्त से महरूम रखा जाता है, उसे बीवी, माँ, बहन या बेटी का नाम दिया जाता है और वो सारी ज़िंदगी इससे आगे नहीं बढ़ पाती है। हर इंसान अपनी एक मुनफरिद शनाख्त चाहता है और इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसे जाना जाए, उसे पहचाना जाए, ना सिर्फ उसे उसके किरदार की वजह से जाना जाए जो वो दूसरों के लिए निभाता है, बल्कि उसकी एक अपनी पहचान हो जो ख़ास उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। औरत का किरदार उमूमन घरेलू ज़िम्मेदारियों तक महदूद समझा जाता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक औरत अपनी शनाख्त को सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउसवाइफ या फिर हाउस मेकर के तौर पर महदूद करे, बल्कि उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें उसने अपने आप को आगे लेकर चलना होता है। हमारे घर में हमारी एक माँ का किरदार होता है, एक बहन का किरदार होता है, एक बीवी का किरदार होता है, एक बेटी का भी किरदार होता है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जनाब हम वो किस किस चीज़ में फॉल कर रही होती हैं और वो अपने उस किरदार के साथ साथ और भी बहुत सी जिम्मेदारियां जो है वो निभा रही होती हैं। तो उन किरदार से हम कभी भी ये समझ लें कि बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां नहीं जान सकते हैं या फेंक सकते हैं। उसके अलावा भी उनको अपनी शख्सियत निखारने और अपनी शनाख्त बनाने का एक मेरे ख्याल से मौका ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ज़ाती शनाख्त एक्चुअली में होती क्या है, ये सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन कहते किसको है। ज़ाती शनाख्त इस ख़याल का नाम है जो एक इंसान अपने बारे में रखता है, यानी उसकी अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने कुछ ख्वाब होते हैं अपने मुतालिक, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उसके मुतालिक कुछ ख़यालात, जज्बात, कुछ ख़यालात कह लें या कुछ सोच होती है वो अपने बारे में रखता है। ये वो चीज़ें जो हमें दूसरों से मुमताज़ करती हैं, दूसरों से डिफरेंट भी बनाती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी का एक मकसद भी देती हैं, एक डायरेक्शन भी देती है, हमें गाइडेंस भी देती हैं और साथ ही साथ बिलाशुबा घर चलाने और बच्चों की परवरिश करने की ज़िम्मेदारी भी अमूमन औरतों पे, ख़वातीन पे, घरेलू ख़वातीन पे ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है। ये फ़र्ज़ भी है जो कभी भी किसी भी मुआशरे के ढांचे की बुनियाद रखता भी है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? एक ये सवाल भी हमारे लिए आता है कि जनाब क्या सिर्फ़ ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इससे बढ़कर भी अपनी ज़ात के बारे में और अपनी सेल्फ़ इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जाए औरतों के हवाले से? इसका वाहिद हाल यही है कि औरतें अपनी जो खूबियां हैं, अपने रुझानात हैं ना, उनको पहचानें। उनको ख़ुद सेल्फ़ अवेयर होना चाहिए कि हमारी खूबियां क्या हैं, हमारे जो ख़यालात हैं वो कहाँ पर फॉल करते हैं, हम इसमें क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं। वो कोशिश करें ख़ुद को पहचानने की, सेल्फ़ अवेयर करने के हवाले से, जो हम बार बार आपको बताते हैं अपने सेगमेंट्स में भी और अपने इंट्रो में भी मैं आपको बताती हूँ कि अपने आप को जानने की पहले कोशिश करें, फिर दुनिया को जानने की कोशिश करें। आपके अंदर भी एक पूरी दुनिया बसती है, जब तक आप अपनी दुनिया को नहीं जानेंगे तब तक आप बाहर की दुनिया को नहीं पहचान सकते। तो इसका मकसद ये है मेरा बताने का कि सबसे पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। दूसरा ये, मिसाल के तौर पर अगर देखें किसी खातून को, किसी घरेलू खातून को ख़ास तौर पर लिखने का शौक़ है तो वो अपने वक्त में तहरीर लिख सकती है या ब्लॉग बना सकती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके साथ साथ यहाँ तक कि वो किताब भी
इवन दो कि लिख सकती है, अपने फारिग टाइम में अपने इस तरह के शौक़ को आगे फ़रोग दे सकती है। और अगर किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो वो अपने घर में एक छोटी सी आर्ट स्टूडियो बना सकता है। एक तो उसका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद भी पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ जनाब वो इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो हमारे बनते जा रहे हैं उसमें भी एक किरदार अदा कर सकती है, अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने के हवाले से भी। दूसरा ये कि इस तरह और बहुत से काम किए जा सकते हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं घर पे बैठ के, आप बेकिंग का कोर्स कर सकते हैं घर पे बैठ के। हमने 12 मरतबा यहाँ पर बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो आपको बताती हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उनमें मर्द हजरात भी हैं, जो आपको टिप्स देते हैं कि आप किस तरह घर पर बैठ के इवन दो के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, फाइबर पे काम कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप आसानी से घर पे बैठ के पैसे कमा सकती हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप को पहचाने, देखें कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। जो भी चीज़ आपको कह लें कि इंटरेस्टेड लगती है, जो भी आपका शौक़ है, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर मुख्तलिफ रिसर्च करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ ये कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार होता है इस चीज़ के अंदर कि वो अपनी ख़वातीन को मोटिवेट करें, वो चाहे माँ के रूप में हो, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। जब एक थपकी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, तो आप कुछ भी करते हैं, आप अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना हमारे, उनका भी एक किरदार होता है कि वो भी हमारे घरेलू ख़वातीन या फिर सिर्फ घरेलू नहीं, बाकी ख़वातीन का भी किरदार की शनाख्त करवाने के हवाले से उनकी ज़रूर मदद करें, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने के हवाले से। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, मोटापा आपकी शख्सियत पर हर एंगल से मनफी असरार डालता है। आप तसव्वुर करें कि आपने 1 लाख रुपए अपनी वार्डरोब पर लगाए हैं, तो वो 1 लाख चंद ही रोज़ की ख़राब आदतों की नज़र होकर ज़ाया भी हो सकते हैं। यानी आपने सुबह उठकर नाश्ता नहीं करना और दोपहर को या तो आपने पिज़्ज़ा खाना है, चिकन विंग्स खाने हैं या फिर जिंगर बर्गर का लंच करना है, और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी पानी की तरह पीनी है। और शाम के वक्त भी आपने या तो फ्राइज़ या फिर कोई फ्राइड आइटम का चस्का ज़रूर लगाना है, और फिर रात देर गए तक जाग कर फिर बाहर से ही कुछ खाना है। तो याद रख लें कि आपको अपने कपड़ों पर लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सब ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है और आपकी शख्सियत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। आप कैसे एक के बाद एक बीमारी में मुब्तला होते जाएंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। सबसे पहले तो डबल चिन बढ़ेगी, और तोंद जो कि आपको शुगर का मरीज़, दिल का मरीज़ और हड्डियों की बीमारी में मुब्तला कर सकती है। और अगर पाकिस्तान का सर्वे किया जाए तो पाकिस्तान की 60% आबादी इस वक्त ओबेसिटी का शिकार है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। कभी हम सुना करते थे कि अमेरिका जैसा मुल्क बड़ी तादाद में मोटापे का शिकार अफराद मुल्क हुआ करता था, लेकिन हम अपनी आदत से और लापरवाहियों से मोटापे की लिस्ट में पहले नंबर पर आने के लिए कोशां ज़रूर है। तो अपनी शख्सियत का ख्याल हमने कैसे रखना है, मोटापा आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को किस तरह मुतासर कर सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर फवाद शहजाद वड़ाइच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं, और जो कि डिप्लोमेट है अमेरिकन बोर्ड के, उसके साथ साथ ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्मोन्स एंड थायराइड स्पेशलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर फवाद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर फवाद, सबसे पहले तो बताइए, ये जो ओबेसिटी है ये किस तरह हमारी ज़िंदगियों को कह लें कि बर्बाद कर रही है और हमारे रिश्तों को भी किस तरह बर्बाद कर रही है? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मुनीबा, सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है कि हम एक नॉर्मल लाइफ में देखें, हमें पता ही नहीं कि हम में से कौन कौन से लोग का वेट ओवर है। अच्छा, कि वो ओबेसिटी की तरफ जा चुके हैं। और ओबेसिटी के पहले भी उसके असल में 3 उसके दर्जात हैं, उसकी क्लासेस हैं। मेरा ख्याल है कि हमें पहले ये जानना चाहिए कि क्या मैं ओवरवेट हूँ या नहीं। तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हर कोई सर्च करके गूगल में उसको कहते हैं BMI कैलकुलेटर।
तो हर एक के लिए जिसको भी हेल्दी और फिट रहना है उसका BMI 24 से नीचे चाहिए। 24 से नीचे हाँ, चाहिए। 24 अपर लिमिट है उसकी। ओके। तो BMI है क्या? हर इंसान जिसको पैदा किया अल्लाह ने उसकी बॉडी मैस उसकी इंडेक्स हाइट के हिसाब से उसका आइडियल वेट तय कर दिया कि इस हाइट का बेस्ट वेट ये होगा, इससे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके। अब आगे से वेट बढ़ता जाता है तो उन प्रॉब्लम्स के दर्जात बढ़ते जाते हैं, स्वेरिटी बढ़ती जाती है। अच्छा। ये जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें हम एक एवरेज हाइट ले लेते हैं मैन की, 5'7" एक एवरेज हाइट है। इस हाइट के लिए जो बेस्ट वेट है वो तकरीबन 68-70 किलोस है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो अब आप ये कहें कि आपका नंबर इस आपने अपनी हाइट मालूम की, उसके लिए मुश्किल नहीं, आप अपनी हाइट घर में चेक कर लें। फिर वो चार्ट के ऊपर से आप चेक कर लें कि 24 किस के अगेंस्ट आ रहा है। मगर जनरल बता रहा हूँ कि 70 किलोज़ को याद रखें, क्योंकि ये ज़रा आपको याद रहेगा कि इससे आप ऊपर जाते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको थकावट रहनी शुरू हो जाएगी और फिर पता नहीं चल रहा कि मुझे खाम की थकावट क्यों हो रही है। वेट 75 हो चुका हुआ है, अभी भी अच्छा थकावट है। पहले मैं ये काम कर लेता था, पहले मैं शॉपिंग कर लेता था, ये कर लेती थी, अब नहीं कर सकती। अच्छा, इसी तरह फिर जब BMI 30 क्रॉस कर जाता है, 30 क्रॉस कर जाता है, फिर उसे ओबेसिटी क्लास 1, फिर ओबेसिटी क्लास 2, क्लास 3। तो इस तरह उसकी क्लासेस हैं। पहली चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपकी हाइट क्या है और उस हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना है। यस। और बहुत पहले ओवरवेट की स्टेज है, ओके, और फिर उसके बाद ओबेसिटी की स्टेज है। तो ओवरवेट की स्टेज के दौरान ही एक कंडीशन शुरू हो जाती है, उसका मेडिकल नाम है। 24 से आप ऊपर जाएंगे, बिटवीन 30 आप लोग ओवरवेट हैं। yes. और आफ्टर 30 आप लोग जो है ना वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके। तो अब इस ओवरवेट के दौरान में ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक कंडीशन है जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मालूम हो। बेशुमार मेरे पास पेशेंट आते हैं जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ। okay. तो अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी जो बज़ाहरन हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे और एजुकेटेड हैं, ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मीडिया हाउस में लड़के काम करते हैं जिनका सारा दिन काम कंप्यूटर पे है। हाँ, तो वो अर्निंग उनकी ठीक है। कुछ अर्सा पहले मेरे पास फ़र्ज़ करें एक पेशेंट आया, अभी उसकी शादी हुई है, 30 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। और मैं बिल्कुल रियल बताना चाह रहा हूँ। तो अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई है, मेकिंग गुड मनी, मगर उसकी जो मैरिटल लाइफ है, उसकी जो रिलेशनशिप है, तकरीबन एट द वर्ज ऑफ डिवोर्स, बिकॉज ही कैन नॉट परफॉर्म हिज सेक्सुअल फंक्शन। वो क्यों? उसका वेट ज़्यादा है और उसे मालूम नहीं उसे क्या है। उसने बेसिक से टेस्ट कराया, कहता है टेस्ट में कुछ इतना ख़ास नहीं आया। मगर ये देखें, अब हमने उसको बताया कि सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई तुम्हारी हाइट क्या है, फिर हमने उसके देखा तो तकरीबन उसका 15 किलो वेट ज़्यादा है। अब वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक वर्स फॉर्म में है। और फिर उसके बाद हमने उसका बाकी के हार्मोन्स भी चेक किए, क्योंकि इसी दौरान में मेल और फीमेल दोनों में हार्मोन इम्बैलेंस भी जुड़े हुए हैं। और हार्मोन इम्बैलेंस के आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या उनके नुकसानात होते हैं और क्या क्या उनसे लाइफ डिस्टर्ब कैसे होती है। मगर फौरी तौर पर मैं अभी इसका जो बताना चाह रहा हूँ कि एक एग्जांपल जो मेरे सामने जी, है जी। इस ख़ास पर्सन के बारे में, कि जब हमने मालूम किया तो हमने देखा कि अच्छा, पहले ही सस्पिशन मुझे हुआ कि ऐसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो। हमने उसका यूरिक एसिड चेक किया, यूरिक एसिड हाई। हमने कोलेस्ट्रॉल चेक किया, कोलेस्ट्रॉल हाई। हमने उसका अल्ट्रासाउंड लीवर किया, फैटी लीवर आया उसमें। हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका 45-40, यानी जो उसकी एज से थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। अब एनर्जी लेवल उसका कम, और उनको उसके जब हमने स्पर्म काउंट चेक किया, स्पर्म काउंट भी कम। अब उसको बच्चों की पैदाइश भी नहीं हो रही। और यहाँ पर आम तौर पर हमारी सोसाइटी बहुत देर से ही मानने को तैयार है कि मेल में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने उसे कहा, देखे हम इससे पहले कि आपके इस मसले की तय में जाएं कि आपके जो मेल सेक्स ऑर्गन उनमें कोई प्रॉब्लम है, पहले हम आपका वेट और थायराइड चेक करते हैं। सही। दिस इज़ हाउ इट वेंट ऑन। तो अब उसके फॉलो विजिट आया था, ही लॉस्ट लाइक आई थिंक 10 किलोस एंड ही फेल्ट मच बेटर। और हमें उसे किसी और एक्स्ट्रा मेडिसिन की, ख़ास तौर पर उसकी जो रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी।
ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह आपने मेडिसिन की बात की है, बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन भी हो सकती है या फिर ख़ुद भी हो सकते हैं। तो क्या वाकई ही मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए? उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और उससे वेट लॉस होता भी है कि नहीं होता? बड़ा अच्छा सवाल है और ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। देखिए, मेडिसिन इज़ वन पार्ट। जैसे आप चल सकते हैं मगर आपको 2 टांगें अल्लाह ने दी हैं, यू नीड टू पुट अवे। तो एक लाइफस्टाइल का पार्ट ज़रूरी है, लोग इस पे नज़र नहीं डालते। ठीक है, आपने चलना है, एक लिम मेडिसिन का भी है जी। मेडिसिन तब हेल्प करेंगे जब आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे। अच्छा। जब आप मीठे मशरूबात पीने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सोडा पीना बंद कर देंगे और फॉर एग्जांपल आप फ्राइज़ और ये सारी चीज़ें जो आप बाहर से खा रहे हैं, आप इन पे ब्रेक लगाएंगे तो ही दवाई असर करेगी जी। और हाँ, इसका जवाब है, दवाइयाँ मौजूद हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स मौजूद हैं। आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट मोर ऑन दैट, मगर शॉर्ट आंसर इसका ये है कि मेडिसिन राइट इंडिकेशंस में बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया पंजाब के जो फर्दर साउथ वाली साइड, उसका वेट 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम। अगर हम इसको पाउंड में कन्वर्ट करें तो इट गोज क्लोज टू लाइक मोर देन 400 पाउंड्स। उसके लिए बेचारे के लिए लाइफ इतनी मुश्किल कि उसके लिए अब बैठना एक चेयर पे पॉसिबल नहीं। तो वी हैव टू अरेंज ए स्पेशल बिगर चेयर फॉर हिम जस्ट टू टेल यू हाउ द लाइफ इज़ डिस्टर्ब और उसकी किस तरह उसकी पर्सनल रिलेशनशिप, किस तरह उसकी एनर्जी का लेवल बहुत बुरी तरह मुतासर और हार्ट अटैक होने को तैयार, गुर्दे फेल होने को तैयार, आंखें ज़ाया होने को तैयार, किसी टाइम फालज होने का ख़तरा। यानी इट्स जस्ट लाइक ए टिकिंग टाइम बम, एनीथिंग कुड हैव हैपन। ये सिर्फ और सिर्फ ये बीमारियां आपको ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से हो सकती हैं? बिल्कुल। ओबेसिटी का मैं बताता हूँ, ज़रा इसको ऐसे समझें। मैं चाहता हूँ जो लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा लेना चाहते हैं वो ये जहन में रखें कि आपने अगर लंबे अरसे तक तंदुरुस्त रहना है जी। क्योंकि जब मैं यूएसए में इस चीज़ को स्टडी कर रहा था तो मैंने इस पर्पस के लिए कि कल को मैंने पाकिस्तान में जाके अगर मैंने लोगों के लिए इस काम को करना है तो मुझे इसको देखना होगा कि पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह लोगों की डाइट और लाइफस्टाइल में है। तो मैंने अपनी पूरी टीम यहाँ पर अरेंज की हुई है जिसके अंदर मेरे पास डाइटिशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, जो कि हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप डाइट के बगैर आप चल ही नहीं सकते। ट्रू। अच्छा, मगर जो अहम बात इसमें बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जो सबसे पहले अब जब हम इसके लिए बात करने लगे थे कि ओबेसिटी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मिस करना बहुत गलत होगा इस मौके पे कि क्या कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, होता क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम असल में इब्तदाई ओबेसिटी का नाम है। ठीक है। और ये तकरीबन समझें कि हर चलते फिरते हर फैमिली में कोई ना कोई अफराद को मौजूद है। ये वो हजरात हैं जिनको अभी कुछ नहीं हुआ, मसलन थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, अच्छा थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है अभी, अच्छा फॉर एग्जांपल आइडियल वेट। अच्छा, अब जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अब बहुत से लोग हम देखते हैं कि ओबेसिटी अब उस तरह मोटे नहीं होते लेकिन उनकी डबल चिन होती है, उनका पेट निकला हुआ होता है, सबसे पहले यहाँ पर फैट आना शुरू होता है, तो उसको भी हम ओवरवेट कहेंगे और उसको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही कहेंगे हम लोग, फॉल करेगा वो भी? जी, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मालूम हो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि हो सकता है कि हमें भी है जी। ठीक है, सबसे पहले ज़हन में रहे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इट्सेल्फ एक डिज़ीज़ का नाम नहीं है, ये क्लस्टर है कम से कम 5 से 6 चीज़ों का। ठीक है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मिसाल है कि आपके पास एक बीज है, उस बीज में सलाहियत है एक दरख्त बनने की। क्या बनने की? दरख्त बनने की सलाहियत है, मगर उसका मतलब यह है कि अगर उसको मौका मिलेगा तो इट कैन ग्रो ए ट्री। सही। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 4-5 पहलू मैं चाहता हूँ लोग जान लें। इसका मतलब है कि थोड़ी सारी शुगर ज़्यादा रहती है मगर अभी शुगर का मर्ज नहीं हुआ जी। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है पर अभी इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं। ठीक है। थोड़ा सा वेट ज़्यादा, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कि आप नज़रअंदाज भी कर दें। ओके, ठीक है। अच्छा, और फिर इसी तरह ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मगर ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं है, बुरा। ठीक है, तो ये आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फॉल करते हैं। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो फैटी लीवर, थोड़ा सा यूरिक एसिड ज़्यादा है, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ
ठीक है। और अब कुछ अरसे के बाद पता चला ओहो शुगर हो गई, ओहो ये तो गुर्दों का ही मसला हो गया, ओहो वो जो बीज था अब उसमें से कुछ निकलना शुरू हो गया। ये वो टाइम है जिस पे लोगों को, अगर एनीबॉडी हु इज़ लिसनिंग और वाचिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है, इफ़ दे वांट टू टेक एनीथिंग गुड फ्रॉम दिस प्रोग्राम, दे नीड टू नो दैट इफ़ दे आर हैविंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम और नॉट, और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये इसी स्टेज पे हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस हैं कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ओके, ताकि वो ऊपर ही ना जाए। ये असल एरिया है। थ्रू मेडिसिन्स। अब तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, इवन दो के बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसके थ्रू आपका फैट निकाला जाता है, वाकई ऐसा है? है, पर जहन में रहे कि वो जो फैट निकाला जाता है वो दरअसल मर्ज दूर नहीं करता, वो खूबसूरती के लिए ये अच्छा। जहन में रहे कि बड़ी ज़रूरी बात है। जो आप सिरिंज से निकालेंगे फ़ैट, वो आपकी मिसाल के तौर पर आपकी फ़ैट की पॉकेट्स हैं, कुछ लोगों को बाजों पे, कुछ को टांगों पे, हाँ जी, थाइस पे, बेली पे, कुछ को बेली पे अच्छा, है। अब आप फ़ैट का बाहर वज़न करें स्केल पे, तो फ़ैट का वज़न बहुत कम होता है, यानी होता है एक टिश्यू पेपर की तरह होता है। आई मीन इट। तो फिर आप इतना सारा फैट निकला मगर वज़न तो ज़्यादा कम नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। ओके, ठीक है, उससे आपकी लुक ज़रूर बेहतर हुई, तो असल में आपने वज़न करने वाली मशीन से पूछना है कि मैं किधर हूँ। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यू नीड टू आस्क वेयर इज़ योर वेट। और जिस तरह मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट है। आप जैसे हर एक को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, ये इसी तरह याद होना चाहिए कि मेरा आइडियल वेट क्या है, मैं उससे जितना ऊपर जाता जा रहा हूँ उतने मेरे प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। दिस इज़ वेयर वी नीड टू रिमेंबर दिस। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, चलें दोबारा, फीमेल्स के लिए एक एवरेज हाइट है 5'6", कह लें 5'6", 5'7", they need to stay between 65 and 70, not more than that। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 65 is excellent, मगर अब वेट बढ़ता जा रहा है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, वेट थोड़ा ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये मसाइल ओवरवेट वालों के लिए भी है, अंडरवेट वालों के लिए भी है, बंदा करे तो करे क्या, कहाँ पर फॉल करे? मैं बताता हूँ, उसकी अपोजिट एंड भी है स्पेक्ट्रम का। जैसे एक स्केल है ना, हाँ जी, तो उसमें 24 एक तरफ है, तो दूसरी तरफ आपने स्टारवेशन भी तो नहीं करनी। हाँ एग्जैक्टली वही कह रहे हैं ना, अंडरवेट वाले भी यहाँ पर लोग मिलते हैं हमें, ओवरवेट वाले भी लोग मिलते हैं हमें यहाँ पर, मगर अंडरवेट वाले कम है। हाँ जी, कम है। और ये ज़हन में रखें कि उसी BMI में जो लोवेस्ट रेंज है वो है 19। ओके, 19 से नीचे नहीं जा सकते, वरना योर बॉडी विल बी पोर फंक्शनिंग एज वेल। ओके, ओके। यहाँ पर मैं वो दोबारा उस टॉपिक की तरफ आऊँ जो आपने शुरू में पूछा कि इससे हमारे रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उसकी एग्जांपल दी एक पेशेंट की, रियल पेशेंट की। हाँ, बहुत बुरा असर पड़ता है। ख़ास तौर पर मैं अभी अलग अलग मेल और फीमेल दोनों में बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हम एक मेल की एग्जांपल लेते हैं। मेल हु इज़ ओबीस, मेल फ़र्ज़ करें उसकी हाइट है 5'7" और उसका वेट है 85 किलोस। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इस रेंज। 5'7" या 5'8" हाइट लगा लें और वेट 90s के करीब है। अच्छा जी, ऐसे और देखा जाए जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लोग देखने में हो सकें तुम तो हेल्दी ही हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लड के टेस्ट में हो सकता है कोई चीज़ ना नजर आए, मैं बताता हूँ उसके प्रॉब्लम्स क्या होने जा रहे हैं। उससे पूछें तुम जल्दी थक तो नहीं जाते? हाँ, मेरे में अब उतना कुव्वत नहीं है। अच्छा, तुम मुझसे यानी पूछें कि अच्छा पहले जो सीढ़ियाँ चढ़ते थे सांस तो नहीं चढ़ता था, अब चढ़ता है? हाँ, अब मैं चढ़ के ब्रेक लगाता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ। फिर उससे ये पूछें कि तुम्हारी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में उसमें कोई प्रॉब्लम? कहते मुझे तो पता ही नहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी होती क्या। ऐसे ही बोलते। कहते कई अरसा हो गया हमारे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप, कभी हमें पता भी नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। they are present and सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, शुगर हुई नहीं, ओवरवेट की वजह से कि आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और उसका एक इलाज है, एक तो अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें। और अगर आपको लगता है कि आप ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं तो आप डॉक्टर फवाद से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर फवाद शहजाद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जदीद दौर में हमारी बहुत सारी रिवायात ख़त्म होती जा रही हैं और रहने सहने के नए तरीके ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल वैसे भी बहुत ज़्यादा मगरिब परस्त है और यही वजह है कि अक्सर हमारे घरों में आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बातचीत भी सुनने को मिलती है। जहाँ ये सिस्टम हमारी बहुत सारी रिवायात का अमीन है, वहीं इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि नौजवान नस्ल को कबूल नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कि जॉइंट फैमिली में रहने वाला नया शादीशुदा जोड़ा शुरू में बहुत सारे मसाइल का शिकार होता है और शुरू से ही वो रिवायती सास बहू की चपकलिश शुरू हो जाती है, जिससे मसाइल मज़ीद बढ़ते जाते हैं और एक मर्द अपनी बीवी और माँ के दरमियान में पिस कर रह जाता है और इस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत एक ड्रामाई रंग भी दिखाता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, इसके मुतालिक आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में कोमल फैसल मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करेंगे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से और ख़ास करके न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के हवाले से। तो कोमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सबसे पहले तो ये बताएं, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि सदियों पुराना हमारा एक फैमिली सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा बात भी होती है, तनकीद भी बंदों की जाती है, दोनों एस्पेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम फेल क्यों होता है? रिसेंटली मैं कुछ नौजवान लड़के लड़कियों से इसी के बारे में बात कर रही थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीज़ें। तो मेजर कंप्लेन जो सबकी सामने नज़र आ रही थी कि जी प्राइवेसी इन्वेड होती है और थोड़ा सा मुझे लगता है जो वो आजकल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, जो पहले नहीं था, कंपैरिजन्स। अच्छा, अगर दो बहन भाई की फैमिली एक जगह पर रह रही है, दो भाइयों की फैमिली रह रही है, तो वो जो बच्चों का कंपैरिजन होता है ना, वो दैट इज़ समथिंग, वो इस वजह से आजकल की नई जनरेशन इस सारे सिस्टम से पुट ऑफ हो रही है। अच्छा, वो रिकग्नाइज कर रहे हैं अपने दादा दादी की या नाना नानी की वैल्यू, उस पर वो नहीं कुछ कहते जी। जो चीज़ उनको बुरा लग रही है या उनके लिए एक डिफ़िकल्ट सिस्टम आ रहा है कि जी वो मुस्तकिल एक कंपैरिजन में होते हैं और फिर इस वजह से कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो उनको लगता है कि शायद इस तरह से कंटिन्यूस कंपैरिजन से उनके परफॉर्मेंस, उनकी सेल्फ एस्टीम सब अफेक्ट हो रही है। ये एक बड़ा इशू है सब में। सबसे पहले प्राइवेसी का, प्राइवेसी इन्वेड हो रही होती है और दूसरा ये कि कंपैरिजन हो रहा होता है विद अदर्स। अच्छा, वो अपने बच्चों के अंदर ही हो रहा होता है या जो बाहर से जिसको लेकर आए हुए होते हैं उसके साथ भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये पुट ऑन चीज़ें हो रही होती है? ओवरऑल देखिए ना, कंपैरिजन विद इन द फैमिली ही स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चे हैं, उस फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसका बच्चा ऐसा, उसका बच्चा ऐसा, इवन बॉडी शेमिंग भी इसी तरह ही तो शुरू हो जाती है। देखो वो उसने कितना वेट रिड्यूस कर लिया, तुमने नहीं किया, वो देखो कितना अपना ख्याल रखता है, तुम नहीं करती, यू नो, वो ऐसी दिखती है, तुम नहीं ऐसी दिखती। तो ये कंपैरिजन्स बच्चे की सेल्फ इस्टीम को बहुत बुरी तरह से हिट करते हैं। हालांकि यही सिस्टम एक ब्लेसिंग है। अच्छा, एक इतनी बड़ी इमोशनल सपोर्ट है, अगर ये एक पॉजिटिव तरीके से चलता रहे तो आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। अच्छा, तो यहाँ पर मसला सिर्फ ये आ जाता है, इसलिए बच्चे बच्चियाँ नाखुश इस वजह से या अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम में पल बढ़ भी रहे हैं, रह भी रहे हैं। अच्छा, इसका कुछ जो फ़ायदे हैं हमें वो भी बता दें नौजवान नस्ल के लिए भी, और हम इसको आगे किस तरह लेकर चल सकते हैं और इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, देखिए जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जो कि हमारे अपने हाथ में होता है। लेकिन उसको अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि हम सिस्टम को ही तोड़ दें। एग्जैक्टली वही ना, वी नीड टू हैंडल इट, वी नीड टू लर्न टू हैंडल इट। सो बेसिकली अगर हम इस स्पेसिफिकली सिस्टम के बेनिफिट्स की बात करें, मुझे तो सबसे बड़ा ये है कि इतनी बड़ी विजडम आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स के फॉर्म में होती है, वो चाहे जिस मर्जी तरीके से बताएं, लेकिन उनकी विजडम है, होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक औरत वर्किंग वुमेन है, उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे ही है। हाँ। उसके लिए बच्चों की सिक्योरिटी है, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। और समटाइम हो सकता है कि वर्किंग मदर अगर बच्चों के लिए इमोशनली वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, तो एटलीस्ट कोई और इमोशनल सपोर्ट थी, और वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के फॉर्म में हो सकती है, या कोई चचा ताया ताई उसके फॉर्म में भी हो सकती है, राइट। और सबसे बात है कि समटाइम्स मे बी आप शेयर उनसे नहीं कर पाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात है।
अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, रादर देन आप अननोन लोगों के घरों की बेलें जो बचाते फिर हैं और जगह जगह आपकी अपनी फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। सो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट है कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए अगर आपका एक सपोर्टिव फैमिली सिस्टम है। लेकिन अगर वही सिस्टम टॉक्सिक बन जाए तो फिर वही डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, कि अगर वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, जेलसीज बहुत ज़्यादा हैं, जेलसीज आती वहाँ पर हैं जहाँ पर हमारा बैलेंस हिलता है। अच्छा, ट्रीटमेंटल बैलेंस, अगर ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा बैलेंस को मेंटेन रखें, 2 बच्चों की औलादें हैं, अगर बैलेंस में चलें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपनिंग। क्योंकि आप आपस में यूनाइटेड कनेक्टेड रहते हैं। अब देखिए हर कोई बंदा फ़ोन पे लगा है, डिसकनेक्टेड है, रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं। और अगर हम इस इंस्टीट्यूशन को भी ख़त्म कर देंगे तो फिर व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट। लेकिन आपको नहीं लगता मिस कोमल के हम लोग बहुत ज़्यादा कह लें कि बाहर के ममालिक में देखते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ बाप कहते हैं जी अब आपकी ज़िंदगी है, आप शादीशुदा भी हो गए हैं तो अब आप अलग रहें, और उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उस कल्चर को हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें फिर दूसरा एस्पेक्ट भी ये देखना चाहिए, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इमोशनैलिटी और इमोशनल रिलेशनशिप देयर इज़ कॉजिंग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग इन द वेस्ट। जी ट्रू। तो अगर हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर हम इस चीज़ को भी तैयार हो जाएं कि इसके साथ जो एक नेगेटिव चीज़ें आएंगी या डिसफंक्शनिंग आएगी वो भी तो साथ आएगा ना। सो वहाँ पर एलिनेशन कितनी है कि बच्चे को जी बड़ा हो गया निकाल दिया, अब वो बच्चा गलत करे स्याह करे कुछ पता नहीं, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा चेक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि आजकल का बच्चा एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है, उसके इंस्टीट्यूशन में उसको राइट्स हैं, वो अवेयर है, बच्चा परसेप्टिव बच्चा है, उसको पता है सारा कुछ। तो वो शायद थोड़ा चिढ़ते हैं नोका टोकी से हर चीज़ पे उनसे ये कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। हालांकि वो बच्चे भूल जाते हैं कि अगर कोई बड़ा आपसे पूछ रहा है तो वो आपके गुडविल के लिए ही पूछ रहा है, उसका मोटिव गलत नहीं होता। वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, मोटिव गलत नहीं, शायद वो बेजा रोका टोकी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। कुछ मैंने ग्रैंड पेरेंट्स देखे माशाल्लाह, दे हैव अपडेटेड देमसेल्फ लाइक एनीथिंग, वो बिल्कुल एट पार आ गए हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की। तो कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो पेरेंट्स से ज़्यादा इंजॉय ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करते हैं, उनकी कंपनी को इंजॉय करते हैं। सो इट इज़ हाउ यू कंडक्ट बेसिकली। वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किस तरह से उसको लेके चलेंगे, वो आपका जो एक पैटर्न है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपने बिकॉज इसके ऊपर रिसर्च पेपर किया है, थीसिस किया है, आपका ये टॉपिक भी था, तो जितने भी बच्चों से या ख़ास तौर पर यंगस्टर से आप मिली हैं, तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर न्यूक्लियर फैमिली एट पार होगी या फिर जॉइंट फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज वो कहते हैं हमारी इंडिपेंडेंस पहली बात, फिर प्राइवेसी, फिर वो कहते हैं कि कल को हम शादी वादी होती है हमारी, मोस्ट ऑफ देम सेट कि जी हमारी जो स्पाउस होगी वो वर्किंग होगी, तो वो हो सकता है हमारे पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल फिनोमेना ना हो। सो बच्चों का थिंकिंग अब बिल्कुल चेंज हो गया, तो दे आर ओके विद द वाइफ वर्किंग ऑल्सो, राइट। तो वो कहते हैं फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा दूर रहें लेकिन खुश रहें आपस में, रादर देन बीच में रहें और लड़ाई झगड़ा हो, अगर ऐसी बातें आती हैं, बट नॉट नेसेसरीली। अगर पेरेंट्स थोड़े से ओपन माइंडेड हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना सारा कुछ, तो आई थिंक वो भी एक हैप्पी सिनेरियो हो जाता है। बट उसमें जो मुझे एक डिफरेंस लगा, जो वर्किंग वुमेन थी, जी उस रिसर्च पे मुझे ये भी एक फाइंडिंग है कि जो वर्किंग वुमेन थी दे वर हैप्पी लिविंग अलोन, बिकॉज वो काम से लेट आ रही हैं, खाना किस तरह से पक रहा है, चीज़ें किस तरह से पड़ी हुई हैं, दे नो देयर वेज, वो उनकी स्पेस है, उसको वो सेट भी कर लेंगी। उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा कि इतने बजे खाना पकाना है, इतने बजे सफाई, वो प्रेशर्स नहीं है। सो दिस है कि भाई हम जॉब भी कर रहे हैं, राइट, फिर ये एडिशनल प्रेशर हो जाता है। जब मेरा अपना सेटअप होगा, अपना सारा होगा, तो आई नो हाउ टू हैंडल इट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, खेलों के मैदान से ना मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले अरशद नदीम, फिर आमिर खान और फिर फ़हीम महसूद खान ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़हीम ने इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 2024 जीत कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और फ़हीम ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपने मद्दे मुकाबिल बड़े हरीफों को हरा कर ये चैम्पियनशिप जीती है। और फ़हीम के सामने जो हरीफ थे ना, उनके पास दुनिया के बेहतरीन कोचेस और बेहतरीन सहूलियात थी, लेकिन फ़हीम खान ने उन सबको पिछाड़ कर ये साबित किया कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी।
तो फ़हीम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनके गोल्ड मेडल की कहानी, कितनी आसान थी, कितनी मुश्किल थी, और फ़हीम अपनी जीत का क्रेडिट किसे देते हैं, इस पर बात करेंगे। फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो फ़हीम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये चैम्पियनशिप जीती, गोल्ड मेडल आप पाकिस्तान के लिए लेकर आए। तो मेरे ख्याल से ये जो आज़ादी का महीना था, ख़ास तौर पर 14 अगस्त, और उससे पहले हमें अरशद नदीम ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, फिर आमिर खान, और फिर आप साथ ही साथ गोल्ड मेडल लेकर आए पाकिस्तान के लिए। तो कितना प्राउड फील हो रहा है, ख़ास तौर पर अगस्त के महीने में ये सारी हमें खुशखबरियाँ मिली हैं? जी बिल्कुल, ये तो हमारा इंडिपेंडेंस मंथ चल रहा था, तो इसमें मोस्टली जब आप एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली, तो आप जब एक अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। फिर जब आप अपना झंडा लहराते हैं अपने पीछे, तो उसको आप और भी खुशी होती है। और फिर आपको ये भी पता हो कि 2 दिन बाद इंडिपेंडेंस डे है, तो बहुत खुशी होती है इसमें। तो आप अपनी जीत का क्रेडिट किसे देंगे? ऑब्वियसली अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कोचेस वगैरह जितने भी हैं, क्योंकि पहले तो कोई भी नहीं होता है, जैसे ही कोई जीत कर आता है तो मेरे ख्याल से सारे ही उस जीत का क्रेडिट लेने आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन बस ये होता है कि काफ़ी सपोर्ट होती है फ्रेंड्स की, फैमिली की, तो बाकी अपनी स्ट्रगल्स वगैरह भी होती हैं, तो ये चलता रहता है। तो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कितने साल हो गए आपको इस स्पोर्ट्स के अंदर, कितनी हर्डल्स आपने फेस की इस चीज़ को लेकर? तो मैं तो बचपन से ही गेम स्टार्ट कर ली थी 2004 में। तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझ में ये टैलेंट देखा, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगे। मुझे डर लग रहा था, तो उन्होंने बताया कि चले हम इस तरह कर लेते हैं, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। मुझे था कि वो कोई डांटेंगे कि भाई ये किस तरह का शौक हो गया इसको। हम मूवीज़ वगैरह देखते थे, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे नहीं थे कि हम खुद भी कराटे सीख लेंगे, ताइक्वांडो सीख लेंगे। तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया, तो वक्त गुजरता गया। फिर एक क्राइटेरिया होता है, आप डिविजनल लेवल पे खेलते हैं, प्रोविजनल, फिर नेशनल। तो इसी तरह फिर 2006 में वर्ल्ड जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी वियतनाम में। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो उस टाइम मेरी एज थी 11 ईयर्स ओल्ड था मैं। जी बिल्कुल। और मैं आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड हु पार्टिसिपेटेड दिस लेवल। और उसमें फिर उस पार्टिसिपेशन में उसके बाद मेरा काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन उसमें भी मेरी काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही थी। मैंने 3 फाइट्स विन की थी। क्वार्टर फाइनल जो सा था वो मैं लूज़ कर गया था। हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे कर्नल वसीम अहमद साहब। उनका एक विज़न था, वो कह रहे थे कि 2012 ओलंपिक्स में हम इस बच्चे को तैयार करेंगे। सही। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह के इशू आ गए, इश्यूज़ आ गए जिस तरह आपको पता है हर फील्ड में पॉलिटिक्स होती हैं। वो कुछ इस तरह के इशू आ गए। फिर एजुकेशनल गैप भी आ गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि एज कम थी, फिर एक छोटा बच्चा अपने घर से कितना कोई दूर रह ले, तो फैमिली के भी इशू होते हैं, तो उनको भी याद वगैरह आती रहती है बच्चों की। तो कह रहे थे इतनी देर तक हम बच्चे को दूर नहीं रख सकते अपने से। तो इसलिए फिर वो एक गैप आ गया था। तो दोबारा एक स्टार्ट लिया था 2014-15 में, दोबारा एक स्टार्ट लिया था। फिर नेशनल लेवल से दोबारा शुरू से बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से दोबारा एक स्टार्ट ले लिया था। तो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल लेवल पे भी कंसेक्यूटिवली 2016 से अभी तक कंसेक्यूटिवली गोल्ड मेडलिस्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से 2024 तक दो कंसेक्यूटिवली अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टिल। और उसके बाद जो इंटरनेशनली पार्टिसिपेशन होती रही, उसमें 2017 में अल-फजर ओपन हुआ था ईरान में। तो उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल था, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ताइक्वांडो का फर्स्ट मेडल था जो मैं पाकिस्तान के लिए लेके आया था, और बहुत खुशी हुई थी उसमें। एक होता है कि आप फर्स्ट अचीवमेंट जब आपकी होती है, जब आप ब्रॉन्ज मेडल पे आपका एक आ जाता है, तो आप पीछे देखते हैं कि किसी का भी नहीं, तो एक मोटिवेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो कहते हो यार बस काफ़ी है ब्रॉन्ज मेडल काफ़ी है ना। लेकिन नहीं, जब आपने मेहनत की होती है, लगन के साथ आप लगे रहते हैं, तो आप कहते हैं नहीं मैं लड़ूंगा, आगे तक लड़ूंगा। तो इसी तरह, लेकिन फिर काफ़ी फाइनल खेला, वो भी अच्छा ही रहा, लेकिन लूज़ कर गया था ईरान से। तो उसके बाद फिर काफ़ी पार्टिसिपेशन बाकी इवेंट्स में भी रही। तो नेपाल में फिर साउथ एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भी सिल्वर मेडल रहा मैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इशू ये हो गया, कुछ कोरोना आ गया, कुछ बाकी गैप वगैरह आ गए। तो उसके बाद दोबारा छोटे भाई की मोटिवेशन थी। अभी ये जो इवेंट खेला है थाईलैंड में, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था। मज़र मसूद, उन्होंने भी, वो भी मेरे साथ पार्टिसिपेशन में, वो मुझसे ऊपर वाली वेट कैटेगरी में खेले थे, वो भी गोल्ड मेडल हुए। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था कि आप कम बैक करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपने इतनी स्ट्रगल किया। कोरोना के बाद आपने अब इंटरनेशनली कम बैक किया। इंटरनेशनली कम बैक किया, तो वो उनकी मोटिवेशन थी। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मोटिवेट किया।
तो इसलिए फिर उसके बाद ट्रेनिंग का पैटर्न एक मैं अपना ही पैटर्न लेके चलता हूँ। तो कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल कर ली है जी। कि थाईलैंड में जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप इसमें गोल्ड मेडल लेकर आए हैं फ़हीम। अच्छा फ़हीम, आपका ताल्लुक क्योंकि वज़ीरिस्तान से है, जी बिल्कुल, तो वहाँ का एक हम मतलब हमारे दिमागों में एक मंजर बना हुआ है वज़ीरिस्तान का कि शायद वहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड चीज़ें नहीं है, स्कूल्स नहीं होंगे या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बट वहाँ पर रहकर आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली। बट मुझे ये जानना है कि वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग आपकी हुई, वहाँ पे कोचेज़ आपको किस तरह के मिले, वहाँ पे जो सहूलियात थी हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए वो पूरी थी, या जिस तरह बाकी स्पोर्ट्समैन यहाँ पर आके बात करते हैं कि हमें नहीं मिलती है वैसे नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखें कि अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी माइग्रेट होना पड़ा, वहाँ जी, वहाँ से डेरा इस्माइल खान में। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में तो डेरा इस्माइल खान में हमारे ट्रेनिंग आपने डेरा इस्माइल खान जी डेरा इस्माइल खान में की। अच्छा, तो वहाँ पे हमारे सर थे सर रज़ार खान, वो शहीद हो गए थे अभी 1.5 साल पहले जी, एक इशू हो गया था उसमें। तो एक हमारे सर फारूक थे, तो वो हमारे टीचर थे, तो काफ़ी सपोर्ट थी उनकी भी थी, तो चलता रहा। वो कोचेज़ अच्छे थे, काफ़ी अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमें भी, और बाकी भी ऐसे काफ़ी एथलीट्स हैं जो एक आज अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया था उन्होंने। बाकी एजुकेशन के लिए मेरी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से है, लाहौर से जी। मैं डबल मास्टर किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है, एंड देन एमफिल भी किया हुआ है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सही। तो आपका इरादा है, मतलब माशाल्लाह आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोल्ड भी लेकर आ रहे हैं, तो आप जाकर अपने इलाके में वहाँ पर कोई एकेडमी बनाएं या बाकी बच्चों को भी सिखाएं और वहाँ से भी टैलेंट जो है ना वो लेकर आएँ। जी बिल्कुल, अभी कुछ इश्यूज इस तरह होते हैं कि आप स्पेसिफिक एरिया में आप वो चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब कि वहाँ पे आप उसकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज़ मैंने मूव ऑन करके उसको माइग्रेट करके इस्लामाबाद में कर लिया। वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे मैं अपनी एकेडमी और जितने भी जिम फैसिलिटीज़ हैं उसका एक अपना मैं पैटर्न बनाया हुआ है, उसके थ्रू मैं चल रहा हूँ। तो वो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी हैं तो वो फैसिलिटेट करूँगा मैं बच्चों को, अपने जूनियर्स को, और अपने जो ग्रॉस रूट लेवल है इवन कि अपने कुलीग्स को जितना भी मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो ये ताइक्वांडो, इसमें क्या टेक्निक्स होती हैं, ये कैसे कोई भी सीख सकता है, देन इसका फ़ायदा क्या है हमें? मतलब अगर हमने किसी लड़की को, किसी बच्ची को या बच्चे को भी अगर इसमें डालना है तो ये वो डिफेंस के लिए सीख सकते हैं? बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप सीख सकते हैं, और दूसरा इसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी है, आप हेल्थी भी रहते हैं, और बच्चों के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी है। अगर लोग 10 इयर्स के हैं बच्चे, 5 to 10 इयर्स के हैं, तो उनको काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें हम काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी काम करते हैं, स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, बच्चों की मोबिलिटी पे काम करते हैं, तो बहुत होता है। काफ़ी चीज़ें इस तरह बाकी स्पोर्ट्स में होता है कि आप एक चीज़ पे आपका फोकस ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारे इसमें ये है कि आपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपने एंड्योरेंस पे काम करना है, आपने स्किल्स पे काम करना है, तो बहुत सी चीज़ें मिल के आप एक ताइक्वांडो प्लेयर बनते हैं। तो इसलिए बहुत कोशिश होती है, बहुत मेहनत होती है, स्ट्रगल्स होती है। तो जब आप ये इंटरनेशनली जब आप ये चैम्पियनशिप्स लड़ते हैं, जब आपके सामने किसी और मुल्क का एक प्लेयर होता है, तो क्या मतलब आपको वो सारी फैसिलिटीज़ या आपको वो सारी ट्रेनिंग उस तरह की मिलती है जो उस बंदे को मिल रही होती है? आपको क्या लगता है? नहीं, जहाँ पे अगर पाकिस्तान ताइक्वांडो की बात की जाए तो अब रिसेंटली जो पाकिस्तान के कोचेज़ हैं जो हायर किए गए हैं पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से, तो वो ओलंपियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है। हाँ, तो वो ईरान के टीम कैप्टन रह चुके हैं, तो वो अब पाकिस्तान के पास वो जो से हैं यहाँ पे हायर है, तो वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब अब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अब वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं जी, क्योंकि इसमें काफ़ी हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी काफ़ी कोशिशें हैं कि जो उन्होंने की, एक स्ट्रगल की, जो बचपन से मैं देखता आ रहा था कि वो कहाँ से ताइक्वांडो को उठा के लेके आए थे और कहाँ तक लेके गए हैं, तो काफ़ी उनकी स्ट्रगल है इस चीज़ के लिए। तो आगे कोई आ रही है चैम्पियनशिप जिसके लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसके लिए? जी, अभी तो मेरा तो जो ट्रेनिंग पैटर्न है, मैं एक सेपरेट खुद ही ट्रेनिंग करता रहता हूँ मैं। हाँ, मेरी मोस्टली ट्रेनिंग जो सी होती है वो सेपरेट होती है सबसे टोटली। अच्छा। और मैं अलग ही होता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि मैं सबसे अलग होकर ही ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ट्रेनिंग के दौरान एक इंजरीज़ हो जाती हैं, तो उससे आपको काफ़ी फिर आप हर्ट हो जाते हैं कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ़ हो रही है।
तो इसलिए फिर वो काफ़ी मैं अवॉइड करता हूँ। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि सेपरेट रह के कोई ट्रेनिंग करूँ, तो इसलिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे बताएं, इसमें मेन टेक्निक्स क्या होती हैं टाइक्वांडो में, क्या है ये? वैसे ये नेशनल कोरियन गेम है ना, तो मोस्टली ये होता है कि सेफ गेम है। अगर आप बच्चों को भी कराते हैं तो उनको इंजरी के चांसेस नहीं होते। अच्छा। ज़्यादातर मोस्टली जिस तरह बाकी गेम्स हम देखते हैं तो उसमें बच्चे अगर फाइट करते हैं तो इंजर्ड होकर घर वापस आ जाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं बस मैंने मजीद और गेम नहीं करवानी। तो इसमें ये होता है कि ताइक्वांडो काफ़ी सेफ गेम है। तो टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो इसमें हम ट्रंक पहनते हैं, हेड गार्ड पहनते हैं। तो अभी मोस्टली ये बहुत एडवांस हो गई है, तो इसमें सेंसर यूज़ होते हैं। अच्छा। जो आप फुट प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं जिसमें हम हिट करते हैं, तो उसमें मोस्टली वो अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारा। एक स्पेसिफिक पावर रखी जाती है हर वेट कैटेगरी के लिए, जिस तरह -54, -60, -54, -58, तो उसकी उनकी एक अपनी पावर होती है। उससे अगर उनकी पावर कम होगी तो वो पॉइंट नहीं आएगा। तो इसी तरह वो चीज़ बहुत एडवांस हो गई है, तो वो इसलिए एथलीट्स को काफ़ी फ़ायदा दे रहा है। इसमें ये होता है कि काफ़ी इनजस्टिस, जिस तरह लोग कहते हैं मेरे साथ बीमारी हो गई थी, ये हो गया, तो वो ये चीज़ें खत्म, हाँ ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, तो इसमें किस तरह की डाइट लेते हैं फिर आप? डाइट ये आपके वेट पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटे वेटों में खेल रहे हैं, बिलो 70 अगर आप खेल रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक ज़्यादा होता है मोस्टली, तो उसमें ये होता है कि खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सही है, खर्चा आपने ऊपर करना है, लेकिन डाइट का ख्याल भी ज़रूर रखना है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फ़हीम फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह का जो टैलेंट है वो ज़रूर आगे जाए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, महंगाई के इस दौर में ना अपना घर बनाना सबके लिए ख्वाहिश होती है, बल्कि सब ये ख्वाब ज़रूर देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करें कि अपना जो ख्वाबों का घर है एटलीस्ट वो एक तामीर कर सके। बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना घर ज़रूर हो। बहुत सारे लोग ये घर बना भी लेते हैं मगर इसको खूबसूरत नहीं कर पाते हैं। एक आउटर लेयर होती है हमारे घर की, एक होती है इंटरनल, उसका डिज़ाइन, इंटरनल आपने किस तरह अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, वो भी उससे भी खूबसूरती मज़ीद इन्हांस होती है। तो याद रखें कि घर पर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें रखनी चाहिए। हमारे रूम्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे रूम्स में उसका जो पेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, आपकी उसमें पौधे किस तरह के लगे होने चाहिए, बहुत सी लाइट्स किस तरह की, उसकी इंटेंसिटी किस तरह की होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी मैटर करती है। आपकी पर्सनैलिटी भी दिखा रही होती हैं, आपके मूड्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हम इस हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके घर के अंदर। अगर आपने अपना लाउंज सेट करना है, अपना डाइनिंग लाउंज जो है वो सेट करना है, अपना रूम सेट करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है मस्ट होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी एक तो ज़्यादा निखरती है और आपका मूड भी रिफ़्रेश रहता है। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सिकंदर इकबाल, इंटीरियर डिज़ाइनर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सिकंदर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सिकंदर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि घर की जब हम तामीर कर रहे होते हैं उसमें किन चीज़ों का सबसे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम बना रहे होते हैं घर? जी, जैसे आपने मेंशन किया कि इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से कि सिर्फ पैसे लगाना, ज़्यादा पैसे लगाने से खूबसूरत घर नहीं बनता। आपको उसको प्लान करना है कि किस चीज़ पे कितना हमने स्पेंड करना है। तो सबसे पहले आपने घर का पूरा अपना प्लान करना है। इसको हम इंटीरियर डिज़ाइन के टर्म में कहते हैं मूड बोर्ड बनाना है। अच्छा। आप मूड बोर्ड बनाते हैं हर स्पेस का, कि आप उसका थीम सेट करते हैं कि मैंने अपना थीम क्या रखना है। आपने लाउंज का थीम क्या होगा, आपके बेडरूम्स के थीम क्या होंगे, वो डिपेंड करता है। हम क्लाइंट से पूछते हैं कि हाउ डू यू वांट टू फील इन दैट स्पेस। आप हमें बताएं कि आप किस तरह की चाह रहे हैं। आपको एनर्जी चाहिए, आप रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट चाहिए, कोजीनेस चाहिए, क्या आपको फील करना है, उसके हिसाब से थीम सेट होती है। उसको हम मूड बोर्ड कहते हैं। अच्छा। उस मूड बोर्ड के बाद फिर आता है मटेरियल बोर्ड। मटेरियल बोर्ड में फिर हम मटेरियल्स, फिजिकल मटेरियल्स को हम सेट करते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं कि भाई ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ये फैब्रिक्स हैं, ये टेक्सचर्स हैं जो हम आपके रूम में यूज़ करेंगे, वो उनसे अप्रूव करवाते हैं। उसके साथ फिर होती है कलर पैलेट
अच्छा, कलर पैलेट क्या यूज़ करनी है। आपको पता है डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट उसकी एक आउटलुक होती है, हर कलर की एक ना, हर कलर की एक अंडरटोन होती है, उसकी वार्म होती है, किसी की कूल होती है। तो हमने उसको देखना होता है, मिक्स एंड मैच करना है कि कौन से कलर्स के साथ हमने जाना है। तो कलर पैलेट हम बनाते हैं, 3-4 बेसिक कलर्स हम सिलेक्ट करते हैं, क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद हम उसको डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो मूड बोर्ड, मटेरियल बोर्ड और कलर पैलेट, ये आपकी बेसिक एक कह लेंगे प्लानिंग स्टेज है इंटीरियर डिज़ाइन की। उसके बाद फिर आप उसकी 3D विजुअलाइजेशन बनाते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि ये चीज़ फाइनल मटेरियल प्रोडक्ट ये बनेगी। अच्छा, उसके अंदर आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीरियर में, वो आपकी लाइटिंग है। ओके, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब लाइट्स बेसिकली आप किसी भी जगह पे देखें तो 3 तरह की लाइट्स होती हैं। एक हम उसे कहते हैं एम्बियंट लाइट्स, अच्छा, एक टास्क लाइट्स और एक एक्सेंट लाइट्स। एम्बियंट लाइट्स जो आप नॉर्मली आपकी सीलिंग की लाइट्स हैं, जो आपकी ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन चाहिए जो आपके रूम में, वो आपको एम्बियंट लाइट्स प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद फिर टास्क लाइट्स होती हैं जो आपके स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका डेस्क है, वर्क डेस्क है, आपका स्टडी टेबल है, आपको एक उसके ऊपर डेस्क लैम्प चाहिए। आपने किचन में आपको अपने हॉब के ऊपर एक स्पेसिफिक लाइट चाहिए अपने उसको देखने के लिए। काउंटर के ऊपर आपको स्पेसिफिक लाइट, इसको टास्क लाइट्स कहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिस तरह पेंटिंग्स के ऊपर भी एक लाइट आ रही होती है, वो भी टास्क लाइट, उसे एक्सेंट लाइट कहते हैं। उसको एक्सेंट लाइट आपका जो फीचर होता है किसी भी रूम में, आपने कोई फीचर वॉल बनाई है, आपको कोई फोकल पॉइंट है, आपको पेंटिंग है, आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप उस फीचर को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो लाइट थ्रो करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सेंट लाइट। तो ये डिफरेंट लाइट्स आपने यूज़ करनी है। अच्छा, फिर लाइट के साथ उसका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है कि आपने किस स्पेस में क्या टेम्परेचर रखना है। अब 3 तरह के टेम्परेचर मोस्टली हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। एक इसको हम 3K लाइट कहते हैं। 3K इज़ वार्म लाइट, ठीक है। 4K मीन्स नेचुरल लाइट, सन लाइट जो हम कहते हैं, नेचुरल डे लाइट जिसे कहते हैं ना, में मिक्स होती है ये वार्म और उसकी उसकी वाइट लाइट के दरमियान में एक अंदर बनाया 4K लाइट। उसके बाद एक 6K लाइट है जो कि प्योर वाइट लाइट है। तो 6K लाइट जो है ना इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द हाउसेस, इंडोर्स के लिए रिकमेंडेड अब नहीं है। पहले के ज़माने में तो मेरे ख्याल से वाइट लाइट्स ही चलती थी कि भाई घर में सिर्फ ब्राइट होना चाहिए हमारा कमरा जो है, और वाइट लाइट होती थी बस। उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो एक सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाया है 4K लाइट है। 4K लाइट, 4K इज बिटवीन वार्म एंड वाइट। तो वार्म वाइट लाइट इसे कहते हैं। तो वो आपके घर को बहुत अच्छा एक कोजीनेस सा एनवायरनमेंट देती हैं। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर पैलेट जैसा मैंने बताया, कलर पैलेट में हर चीज़ में, आपकी टाइल सिलेक्शन में भी वो मैटर करती है। सिर्फ पेंट की बात नहीं है, आपने टाइल्स कैसी सिलेक्ट करनी है वो तो आपने देखना है कि आपके रूम में जैसे आपकी लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी है, तो वहाँ पे आप चाह रहे होंगे कि आप थोड़ा सा वेलकमिंग किसी को एक फील करवाएं, ना कि उसको बिल्कुल डाउन कर दें, डल कर दें, ग्रेज में चले जाएं। आप थोड़ा सा वेलकमिंग कलर यूज़ करेंगे वहाँ पर। अच्छा। इस तरह अपने लाउंज में आप थोड़ा सा वेलकमिंग एनर्जेटिक कलर यूज़ करेंगे। मतलब किस तरह के कलर्स, लाइट ऑन में जाएंगे या थोड़ा सा? जिसमें रूल ये होता है कलर्स में खेलने की कोशिश करेंगे। 60-30-10 का रूल है। अच्छा। 60% हम किसी भी स्पेस में थोड़ा से हम यूज़ करते हैं, कह लें जो आपको प्राइमरी कलर है वो 60%, ठीक है, फिर सेकेंडरी कलर 30% और 10% आपका जो है एक्सेंट कलर है। एक्सेंट कलर मीन थोड़ा सा बोल्ड। अच्छा, बोल्ड कलर आ जाता है 10% हाँ, किसी भी रूम को सारा आप बोल्ड नहीं करेंगे। हाँ, आपने अगर कोई डार्क कलर यूज़ करना है, आप उसको पर्पल यूज़ करना चाह रहे हैं, आप ग्रीन यूज़ करना चाह रहे हैं, डार्क में जाना चाह रहे हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि सारी वॉल्स को पर्पल आप यूज कर दें तो वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा। अच्छा, ये भी है कि आपने कौन सी वॉल को करना है ताकि आपकी जगह खुली लगे या आपकी जगह तंग लगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिकंदर, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि बहुत से लोग हैं जब वो पेंट करवा रहे होते हैं खासतौर पर अपनी वॉल्स को, तो वो कुछ गलतियां कर देते हैं। अच्छा खासा उनका बड़ा रूम होता है लेकिन वो पेंट इस तरह का करवाते हैं कि उनका रूम छोटा लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सी वॉल जो है वो, क्योंकि 4 वॉल्स होती है, इवन दो के रूफ भी होता है, तो कौन सी वॉल अगर हम लोग पेंट कराएं या कलरफुल करवाएं तो हमारा कमरा खुला लगेगा? अच्छा, जो लाइट कलर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा ओपननेस फील देते हैं। अच्छा, छोटी स्पेस में सिर्फ कलर मैटर नहीं करता, आपका फर्नीचर भी मैटर करता है। अच्छा। फर्नीचर आपने जैसे यहाँ पे टेबल पड़ी है तो इसके नीचे ओपन स्पेस फील हो रही है, तो वी कैन लुक थ्रू इन टू इट ना, हम उसको देख सकते हैं और हमारी नज़र इससे क्रॉस कर रही है, एयर क्रॉस कर रही है, तो हमें इस तरह की तंग जगहों पे हम ऐसा फर्नीचर यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा ओपननेस फील हो। जो बड़ी स्पेसेस है वहाँ पर हम ऐसा फर्नीचर यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल ग्राउंड के साथ, जैसे सेंटर टेबल होगी तो वो ग्राउंड के ऊपर होगी, ताकि वो थोड़ा सा उसमें हमें उसको कवर करना अपनी स्पेस को। इसी तरीके से कलर्स में भी लाइट कलर्स जो हैं वो आपको थोड़ा ओपननेस फील देंगे, और जो बोल्ड कलर्स हैं वो थोड़ा सा उसको करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे कंजस्टेंस फील होगी। लेकिन इसलिए आप बोल्ड कलर में जाएंगे तो सारी वॉल्स पे नहीं जाएंगे, आपको एक फीचर वॉल सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप जाएंगे,
तो आपने इसको, मैंने बताया था जैसे एक्सेंट कलर्स को हम कहते हैं कि हम उसको एक वॉल पे यूज़ करेंगे, 10% रखेंगे। इस तरह किसी रूम में हम न्यूट्रल बेस बनाएंगे, न्यूट्रल कलर के साथ जाएंगे, लेकिन जो हम एक्सेंट कलर, हम कोई एक एक्सेंट चेयर रख देंगे किसी ऑरेंज कलर में, या कोई ऐसी कलर रस्टिक ऑरेंज में, या हमको पिलोज यूज़ कर लेंगे, या हम थ्रोज यूज़ कर लेंगे अपने सोफास के ऊपर, कि जो कि कलर भी ऐड हो जाएंगे और ओवरऑल हमारा एक कम्बिनेशन भी रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी जैसे मैंने प्रोसेस बताया इंटीरियर डिज़ाइन का आपको, इसमें जो मेजर कंसिडरेशन है, एक तो फॉर्म है किसी भी चीज़ की और एक है उसकी फंक्शनैलिटी। तो हमने दोनों चीज़ों को लेकर चलना है कि एक तो फॉर्म जिसे हम एस्थेटिक्स कहते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है इंटीरियर डिज़ाइन में, जो दूसरी चीज़ उसकी फंक्शनैलिटी है, उस स्पेस का असल पर्पस क्या है, वो स्पेस किस चीज़ के लिए बन रही है। लिविंग रूम का अपना एक पर्पस है, ड्राइंग रूम का अपना पर्पस है, डाइनिंग का अपना पर्पस है, बेडरूम का अपना पर्पस, तो हर जगह का एक पर्पस है, उसकी फंक्शनैलिटीज हम कहते हैं। तो वो स्पेस प्लानिंग उसके हिसाब से करनी है कि आपकी फंक्शनैलिटी भी मुतासिर ना हो और एस्थेटिक्स भी अच्छी रहे। जिसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीरियर डिज़ाइन में, वो आपकी स्टोरेज स्पेस है। जितना आपकी स्पेस डीक्लटर होगी, आपके पास इनफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होगी, तो आपकी चीज़ें रैंडम नहीं पड़ी होंगी, हर चीज़ अपनी जगह पे होगी। घरों में अक्सर ये इशूज़ रहते हैं कि वो चीज़ें जो है ना वो रैंडमली चीज़ों पे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इनफ स्टोरेज स्पेस भी नहीं होती। तो हमें अपनी ये शेल्फ्स, अपनी वार्डरोब्स को इस तरह प्लान करना है कि हमारे पास इस तरह की इतना स्टोरेज स्पेस हर एरिया में मौजूद हो, हमारी मीडिया वॉल्स के अंदर, हमारी बेडरूम्स में, हमारे लाउंज में, कि हमें ये डीक्लटर ना हर वक्त फील हो एक एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं अभी थोड़ा सा मुझे बताएं रूम्स के लिए, बेडरूम्स के लिए थोड़ी सी हम लोग चीज़ें करना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं रूम्स में पेंटिंग्स लगाना या पिक्चर्स ख़ास तौर पर लगाना पसंद करते हैं। क्या ये अभी ट्रेंड चल रहा है बेडरूम्स में लगाने का? हाँ बिल्कुल, पेंटिंग और प्रिंट्स जो है ना वो तो बिल्कुल ऐड करते हैं आपके घर में। थोड़ा सा एक कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करती है। इन बेडरूम्स में भी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की पेंटिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल लिविंग स्पेस में भी चल रही हैं, आपके स्टेयर लॉबी में भी यूज़ होती हैं डिफरेंट जगह पे। लेकिन वो देखना पड़ेगा आपको पूरी रूम के एस्थेटिक्स के हिसाब से कि कहाँ पर आपकी पेंटिंग अच्छी लगेगी, किस तरह की पेंटिंग अच्छी लगेगी। तो आपने उसको देखना है। पूरा एक डिज़ाइन है, सिर्फ एक वॉल नहीं है, पूरा एक रूम, पूरी एक स्पेस, पूरे घर की एक थीम है। उसके हिसाब से आपने प्लेस करनी है चीज़ों को, प्लेस करनी पड़ती है। फिर आपने जैसे कहा कि कुछ जगह छोटी होती हैं तो उसको हमने थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए कुछ वर्टिकलिटी आप ऐड करते हैं। जैसे आजकल जो ट्रेंड अब कर्टन्स जो है ना आपके सीलिंग से ड्रॉप होते हैं, आप विंडोज लिंटल से नहीं उसको ड्रॉप करते, आप सीलिंग से ड्रॉप करते हैं, तो इट एड्स वर्टिकलिटी इनटू द रूम। तो आप इसी तरीके से आप अपनी हाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लें। आप 10 फीट की बजाय 12 फीट तक ले जाएं अपने रूम्स को, अपनी वार्डरोब्स को भी फुल हाइट तक ले जाएं आप, कर्टन भी फुल हाइट से ड्रॉप करें, उससे आपको सारा स्पेशियस फील आएगी। अच्छा, लेकिन प्रोपोर्शन भी मैटर करती है। ये नहीं कि आपकी स्पेस बहुत ही छोटी है और आपने बहुत वर्टिकलिटी दे दी तो एक सिलेंडर सा बन जाएगा, वो रूम नहीं बनेगा। तो उसमें प्रोपोर्शन भी मैटर करेगी, आपने क्या ज्योमेट्री आपकी क्या है रूम की, फिर आप उसके हिसाब से वर्टिकलिटी ऐड करेंगे। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है कि आप वर्टिकलिटी के साथ प्ले करें, ठीक है, कर्टन्स को ड्रॉप करें और आपके इस ओवरऑल जो है ना वो ये आपकी स्पेस भी आपको खुला खुला फील हो और आपके एस्थेटिक्स भी जो है ना वो हो साथ। अच्छा, दूसरा आजकल प्लांट्स का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। आउटडोर प्लांट्स तो हम देखते हैं, इंडोर प्लांट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो हम कहाँ उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स की? देखिए, कोई भी ऐसी नेगेटिव स्पेस है जहाँ पर आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी, तो वहाँ पर आप प्लांटर, इवन आप वॉशरूम्स के अंदर भी आप जैसे शावर कैबिन्स हैं तो उसके साथ अब पीछे कुछ स्पेस आपकी है इस तरह की जो कि आपको बन रही है, स्पेस एक नेचुरल डेवलप हो रही है, तो वहाँ पर आप ऐड कर लें। रूम्स के अंदर भी आप किसी कॉर्नर्स में ऐसी जगहों पे, कुछ जगहों पे आप डिवाइडर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऐसी स्पेस है जो कि कॉमन है, लाउंज भी है, उसी के अंदर डाइनिंग है, उसके अंदर ही वो है, तो आपने उसको डिवाइडर्स करना है कि जगह तो आप रग्स के साथ प्ले कर सकते हैं, आप प्लांटर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ आप उसको एक मतलब इसको सॉफ्ट कह लेंगे, सॉफ्ट डिवीजन कर सकते हैं। हार्ड डिवीजन नहीं है, हार्ड कोई वॉल नहीं है, एक सॉफ्ट तरीके से प्लांटर्स के साथ, रग्स के साथ, मटेरियल्स के साथ, फर्नीचर के साथ आप उनको चीज़ों को अपनी स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। प्लांटर्स आप लगा सकते हैं, बिल्कुल प्लांटर, आप फिक्स प्लांटर भी आप बना सकते हैं। वही मैंने कहा, अगर आपने जैसे लाउंज है उसके अंदर ही डाइनिंग है, एक ओपन लाउंज है, एक हॉल है, तो आप लाउंज और डाइनिंग के दरमियान एक प्लांटर ऐड कर सकते हैं जो कि फिक्स प्लांटर होगा। जिस तरह आपका बारबेक्यू काउंटर एक फिक्स होता है ना आपके टेरेस पे, उस तरह एक फिक्स प्लांटर होगा उसके अंदर। वो एक डिवीजन भी क्रिएट कर रहा है सॉफ्ट सी
डाइनिंग में और लाउंज में, लिविंग स्पेस के अंदर, और वो आपके एस्थेटिक्स में भी ऐड कर रहे हैं। वो आपके एस्थेटिक्स में भी ऐड कर देगा। और सिर्फ वही बात है कि जनाब सिर्फ घर बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको खूबसूरत दिखाना भी ज़रूरी होता है। तो आज हमने कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि किस तरह आप अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं उसकी खूबसूरती को। छोटी सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ती है। तो हमारे साथ सिकंदर इकबाल इंटीरियर डिज़ाइनर मौजूद है। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।